आप लोग मुझे मौज़म के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं मौज़म नहीं हूं, बल्कि खुफिया इदारे का जासूस हूं। नहीं, आईएसआई नहीं, बल्कि वो सीक्रेट सर्विस जो ऐसे शख्स ने तख्लीक की जिससे खुद आईएसआई का नाम जोड़ा जाता है। साफ कहूं तो आईएसआई के अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स उसके लेक्चर सुना करते थे। कौन था वो, पहले ये बताऊं या ये बताऊं कि कौन हूं मैं? मैं कौन हूं ये जानने के लिए आपको ये कहानी सुनना पड़ेगी, और इस कहानी से ही आप समझ सकेंगे कि आखिर कौन था वो जिसने मुझ जैसे जासूसों को क्रिएट किया। आज की कहानी कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसे क्रिएटर की है जिसने पास्ट में फ्यूचर लिख डाला, अंग्रेजों को दंग कर डाला, दरिया को कूजे में बंद कर डाला और कूजे को बीच चौराहे फोड़ डाला। एशिया में सबसे बड़ी जासूसी दुनिया तख्लीक करने वाला, जनरल अयूब से लेकर ट्रक ड्राइवर तक को अपना शहदाई बनाने वाला, दुनिया की बड़ी एजेंसियों को अपने फन से जासूसी सिखाने वाला, वो जो जुर्म के नित नए राजों से पर्दा उठाता, फिर मुजरिम को पकड़ने का रास्ता भी समझाता। आज तक कोई नहीं है उसका सानी। बेचैन कर देती थी जिसकी कहानी। 8 साल की उम्र में जो ख्वाब वो देखा करता, 22 साल की उम्र में ताबीर करोड़ों लोगों को दिखा गया। उसी के कलम की बरकत से मुगैम्बो और गब्बर फैज उठा गया। वो अपनी जात में खुद एक इदारा था। अदब को लिखा, अदब से लिखा, अदब उसी ने संभाला था। जी हाँ, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कोई स्पाई नहीं था, बल्कि चीफ ऑफ स्पाइस था। पूरे बर्रे सगीर को जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज का दीवाना बनाने वाला, उर्दू का झुका सर फिर उठाने वाला, द क्रिएटर ऑफ क्यूरियोसिटी, इब्ने सफी यानी असरार अहमद नारवी। तो कहां से शुरू करूं, इब्तिदा से या इंतहा से? मगर उसकी तो इब्तिदा ही उसके उरूज की इंतहा थी। उनकी फिक्शन राइटिंग के बारे में लिखना शुरू किया तो एक के बाद एक नॉवेल जहन में गर्दिश करने लगे। मैंने खुद को तिलिस्माती दुनिया में जाने से रोका। सोचा उनके तंजो मिजाह का पहले जिक्र करता हूं, तो घंटों उनकी शायरी पढ़ने लगा। इब्ने सफी वो नाम है जिसके कारनामे एक वीडियो में बयान करना नामुमकिन है। अरे हाँ, याद आया, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मैंने वीडियो के शुरू में खुद को जासूस क्यों कहा। असल में नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपका मजा खराब हो। भाई इब्ने सफी का बता रहा हूं, वीडियो में भी सस्पेंस बरकरार रहे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसे आखिर में शेयर करूंगा। और वैसे भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इब्ने सफी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह हकीकत है, बड़ी बड़ी फिल्मों के राइटर इब्ने सफी से फैज हासिल कर चुके हैं। चलिए उनका एक दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करता हूं। 10 साल के इब्ने सफी के सामने एक बड़ी हसीनो जमील औरत आ खड़ी हुई। बड़े प्यार से उनकी आंखों में देखते हुए नाम पूछा। इब्ने सफी ने कहा, खाकसार को असरार अहमद नारवी कहते हैं। यह सुनकर औरत ने कहा, नहीं, तुम कलकरातीस हो मेरे महबूब। अब से हजारों साल पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं गैरफानी थी मगर तुम मर गए। तुमने पता नहीं कहां कहां कितने जन्म लिए और मैं तुम्हारी तलाश में फिरती रही। अब इलाहाबाद में मिले हो। क्या उम्र है तुम्हारी? इब्ने सफी ने हैरत से सुनते हुए जवाब दिया, 10 साल। औरत एक ठंडी आह भरते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं 10 साल और इंतजार कर लूंगी। इससे पहले कि इब्ने सफी उससे मजीद तफसील मालूम करें, उनकी आंख खुल जाती है। बेदार होकर हैरानी से इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। दरअसल इब्ने सफी को यह ख्वाब यूं ही नहीं आ रहे थे। उसकी वजह जानने के लिए हमें आज से 96 साल पीछे जाना होगा। ये इलाहाबाद का एक कस्बा नारा है। वैसे तो जमींदारों की बस्ती है, कहीं ताश और शतरंज की बाजियां जमती हैं और कहीं शिकार के लिए गोलियां चलती हैं। मगर कुछ घराने ऐसे हैं जहां इल्म और अदब की महफिलें सजती हैं। ऐसे ही एक घराने में असरार अहमद यानी इब्ने सफी पैदा हुए। अदबी घराना होने की वजह से बचपन से ही उन्होंने अपने चारों अतराफ किताबें देखी। शायद यही वजह थी कि खिलौनों से ज्यादा इब्ने सफी को किताबों में दिलचस्पी थी, मगर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। भाई कम उम्र थे और नॉवेल थे कदीम दास्तानों के। मगर इब्ने सफी चोरी छुपे कोई किताब खिसकाते और खेलने के बहाने छत पर बैठकर चाट जाते। आखिर एक दिन पकड़े गए और वालिदैन में ठन गई, लेकिन फैसला इब्ने सफी के हक में हुआ। वालिदा ने कहा, भाई उन बच्चों से तो बेहतर ही है जो दिन भर गली में गिल्ली डंडा और गोलियां खेलते फिरते हैं। फिर उस दिन से कोई रोक टोक ना रही और इब्ने सफी दास्तानों में गुम हो गए।
नारा के स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इलाहाबाद चले गए। अब यहाँ एक क्लास फेलो के घर में उन्हें 2 किताबें नजर आईं, अजरा और अजरा की वापसी। ये कोई मामूली कुतुब नहीं थी, ये राइडर हैगर्ट के नॉवेल शी और रिटर्न ऑफ शी का उर्दू तर्जुमा था। और अगर आप राइडर हैगर्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, वो अंग्रेजी लिटरेचर की दुनिया में एडवेंचर और फैंटेसी के बानी है। ये समझ लें उस दौर के जेके राउलिंग। बात करते हैं शी और रिटर्न ऑफ शी की। ये एक ऐसी हीरोइन की कहानी है जो हजारों साल जिंदा रहती है, क्योंकि हजारों साल पहले उसका महबूब कलकरातीस मर गया था। कुछ याद आया? जी हाँ, ये इसी नॉवेल को पढ़ने का कमाल था कि ये हीरोइन इब्ने सफी के ख्वाबों में आया करती और वो खुद को उसका हीरो कलकरातीस समझते थे, जिसका वो हीरोइन हजारों साल से इंतजार कर रही थी। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने उन जादुई कहानियों की 7 जिल्दें पढ़ डाली थी। वो 7वीं जमात में थे जब कहानियां लिखने लगे, बल्कि असरार नारवी के नाम से वो कहानियां शाया भी होने लगी। अलबत्ता मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते जनाब ने शायरी भी शुरू कर दी। राहे तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं, चांद से मुखड़े रश्के गजाला सब जाने पहचाने हैं, बिल आखिर थक हार के यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी जात से इश्क है सच्चा बाकी सब अफसाने हैं। अब सोचिए, एक मैट्रिक का तालिबे इल्म इतने गहरे शेर लिख रहा है तो आगे जाकर उसका क्या आलम होगा। खैर, 1947 आ गया। इधर बर्रे सगीर के टुकड़े हो रहे थे, उधर इब्ने सफी सड़कों पर आगो खून देखकर टूट रहे थे। उन्होंने नज़में लिखी, मज़ामीन लिखे, तंज़ो मिज़ाह लिखा, मगर तसल्ली ना हुई। फिर आ गया वो टर्निंग पॉइंट जहां से इब्ने सफी का सूरज तुलू होता है। मकाम था इलाहाबाद, महफिल थी अदबी, बहस थी उर्दू के ज़वाल की। एक बुजुर्ग ने कहा, उर्दू में सिर्फ जिनसी अफसानों की मार्केट है, इसके अलावा और कुछ नहीं बिकता। नौजवान इब्ने सफी ने जवाब दिया, ये दुरुस्त है, लेकिन अभी तक किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी तो नहीं की। दूसरी तरफ से आवाज आई, ये नामुमकिन है मियां, जब तक कुछ मुतबादिल ना लाया जाए। मुतबादिल चीज। इब्ने सफी यहां रुक गए, सोचा और कहने लगे कि यह काम वो खुद कर दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने बुनियाद अपने इस मिशन को बनाया, कानून का एहतराम। मगर अब इसमें उनकी मदद एक 7 साल का बच्चा कर रहा था। जानते हैं कौन? वही जिसने जादुई कहानियों की सारी जिल्दें पढ़ डाली थी, जिसके ख्वाब में वो खूबरू हसीना आती थी। जी हाँ, इब्ने सफी के अंदर वो 7 साल का बच्चा जिंदा था। यूं समझ लीजिए, अब लिखने के लिए कलम उठाया तो जहन में गर्दिश करती फिक्शन स्टोरीज उन्हें एक नई दुनिया में ले गई। ऐसी दुनिया जिसमें उन्होंने अहमद कमाल फरीदी को तख्लीक किया, वो दुनिया जिसमें सार्जेंट हमीद को बनाया, और फिर एक तहलका मच गया जब उनकी जासूसी दुनिया का पहला नॉवेल दिलेर मुजरिम मार्केट में आया। मम्मी, मम्मी, मैं आ गया हूं मम्मी। देवी जी अभी तक सो रही हैं जी। अरे, मैं जाकर देखता हूं। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मम्मी, 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 मेरी प्यारी मम्मी। तो ये है वो खंजर। अभी हम दावर जाने न पाए। इंस्पेक्टर फरीदी, मैं तुमको इस केस का इंचार्ज बनाता हूं। ये खबर आग की तरह सारे शहर में फैल चुकी है फरीदी साहिब। हाँ हमीद, मैं यही चाहता हूँ, वरना होशियार मुजरिम हाथ आने से रहा। तो इतनी कामयाब हुई कि जो उसके पब्लिशर थे एएच व्हीलर को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने फौरन आके कहा कि नहीं जी, इसकी आप और कॉपियाँ छापें और एडिशंस लेके। उसका नाम हाँ, उसका नाम अभी कच्चे हो मिस्टर जासूस। ऐसा दिलेर मुजरिम आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा दिलेर मुजरिम। उन्होंने अपने नावल की बुनियाद तजस्सुस पर रखी है, और उसमें जो अंग्रेज़ी अदब के जासूसी नावल होते हैं उसमें वो एक तजस्सुस को भी वो एक साइंस बना देते हैं। यहाँ पर एक नेचुरल अंदाज है कि आपके अंदर तजस्सुस को कायम रहने देते हैं, लेकिन उसमें आपके दिमाग को एंगेज करने के साथ साथ आपके दिल को भी, आपके जज्बात को भी एंगेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यही है कि जैसा उन्होंने
खुद कहा था कि तजस्सुस की जिबिल्लत मरते वक्त भी कायम रहती है और कुछ नहीं, तो इंसान शायद यही सोचता होगा कि देखें अगली दुनिया में क्या होता है। तो उन्होंने क्या कहते हैं ये महसूस कर लिया था कि जो ये छोटी छोटी किताबें किताब जो बिक रहे हैं, इनके बजाय आला अदब भी उस लेवल पे ला के दिया जा सकता है। और उन्होंने फिर वही एक मिशन की तरह और एक तहरीक की तरह उस पर काम किया। ये नॉवेल जनवरी 1952 में इलाहाबाद में शाया हुआ। उसके साथ ही वो असरार अहमद नारवी से इब्ने सफ़ी बन गए। इसे कहते हैं कलमी नाम। उनकी राइटिंग के अंदर एक ऐसा फ्लो है जो कि आपको पढ़े बगैर आप रह नहीं सकते उसे। आप नॉवल फॉर्म के अंदर देख लें, हालांकि इब्ने सफ़ी की जितनी भी कहानियाँ हैं उसके अंदर आपको नॉवल से ज़्यादा एक फील आएगी कि आप खुद एक फ़िल्म रीड कर रहे हैं। उस ज़माने में भी इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं जिसमें मिस्ट्री हो, जिसमें किसी किस्म का ऐसा डायलॉग हो जैसे कि कोर्ट रूम ड्रामे में होता है, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी पैदा की जा सकती है और लोग उसके अंदर। अब हमारे लिए तो एक नई टर्म आ चुकी है ना, सबमर्ज रियलिटी, कि आप उसमें वर्चुअली उसके अंदर चले जाते हैं। तो उनके लिखने का स्टाइल ऐसा था कि आप उसके अंदर चले जाते थे। अच्छा, अब वो जब नई किताब शाये हो रही होती थी तो ये स्टॉलों पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि कल शाम 6 बजे या 7 बजे इब्ने सफ़ी साहब की नई किताब मंजर आम पर आएगी। चुनाचे दूसरे दिन लाइन लगती थी और वो किताब ख़रीदने के लिए कि इब्ने सफ़ी साहब की वो किताब पहले हम ख़रीद लें। ये सदर में जो रीगल बस स्टॉप पर जो दुकानें हैं ना, उसमें शहाब एक नाम साहब हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि इब्ने सफ़ी साहब किस तरह बिकते थे। अब भी बिकते हैं। मगर आप जानते हैं वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पानी के जहाज में आए थे? बताता हूं क्यों। असल में इब्ने सफ़ी को जासूसी दुनिया से शोहरत मिल रही थी। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद अदीबों के खिलाफ हुकूमत एक्शन लेने लगी। इब्ने सफ़ी के साथी जेल में डाल दिए गए। इब्ने सफ़ी के भी वारंट जारी हो गए। दोस्तों ने उनको पहले ट्रेन के जरिए मुंबई पहुंचाया और वहां से वो पानी के जहाज में कराची आ गए। मगर हिंदुस्तान में अपना घर छोड़कर आने वाले इब्ने सफ़ी ने कलम की ताकत से हिंदुस्तान के लाखों दिलों में घर कर लिए। आपको के लिखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो बाज़ दफ़ा तो ये होता था कि हम लोग बैठे होते थे, हम 7 बहन भाई थे, छोटा सा घर था हमारा और इस तरह हर एक के अलग अलग कमरे नहीं थे, लेकिन वो अपना लिखते रहते थे। बाज़ दफ़ा अम्मी जो थी वो उनको हम लोगों को डांटती भी थी कि खामोश रहो, अबू लिख रहे हैं तुम्हारे, तो उनको मना करते थे कि इससे भी तहरीक होती है। बाज़ दफ़ा जो आपस में हम लोगों की जो चल रही होती थी उसको मना नहीं करते थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उनका जो ज़्यादा वक्त था, जो बेहतरीन उनको लगता था, वो रात का वक्त था। जब सब ज़्यादातर सो जाते थे तो वो अपना चारपाई पे लेट के, ये तरीका था, किसी मेज़ कुर्सी पे नहीं बैठते थे, अपनी पलंग पे लेट के एक तकिया उन्होंने रख लिया अपने बाएं पहलू में और उसके बाद उन्होंने जो फुल स्केप पेपर होता था गत्ते पे लगा के और उस पर वो लिखते रहते थे। चौरंगी पर नाज़िमाबाद में एक दुकान की में बड़ी सी दुकान थी, दो फड़ों की। वहाँ बैठे हुए काम करते थे तो हम दूर से देखते, निहायत सलीस, निहायत शगुफ्ता, और एक ज़बान में एक तजस्सुस होता है जो उनके यहाँ बकमाल था। यानी ये कि आप एक फ़िक्रा पढ़ें और दूसरा फ़िक्रा पढ़ने को जी चाहे, ये कम लोगों में होता है जो उनमें था। और उन्हें मालूम था कि कहाँ गैर दिलचस्प हो रही है बात तो वो फ़ौरन बदल देते थे। अब उसकी तो वाहिद मिसाल ये है कि उनके नावल सब कॉन्टिनेंट में जितने छपते थे किसी और के उर्दू अदब में या हिंदी में भी मेरा ख्याल है नहीं छपे। पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान के लोग भी उनके अगले नॉवेल का बेचैनी से इंतजार करते, बल्कि भारत में तो जासूसी दुनिया की मकबूलियत और भी ज्यादा थी। इधर इब्ने सफ़ी ने 1956 में कराची से एक नॉवेल इमरान सीरीज शाया कर दिया। मैं लंदन ही में था जब बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई।
मेरा क़याम पुलिस कमिश्नर सर वॉल्टर डेकन की आलीशान क़यामगाह डेकन हॉल में था। उन दिनों लंदन के पुराने फितने ने फिर सर उठाया था। ये था पुरअसरार और खौफनाक आदमी मैक्लॉरेंस। उनका कलम इस रफ्तार से चल रहा था कि इस जानिब हो या सरहद के उस पार, कोई ट्रक वाला हो या आला ओहदेदार, मजहब मसलक कोई भी हो, इब्ने सफ़ी का एक नॉवेल पढ़ने के बाद अगले के लिए बेचैन रहता था। अगर आप फिल्में देखते हो आजकल की या सीरियल्स देखते हो तो उसमें एक चीज़ बड़ी कहलाती क्लिफ हैंगर, है ना। आपको ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं वो, अगर तिस्त पार कोई चीज़ है या आपको लग जाता है कि मैं अगले लिस्ट फौरन देख लूँ। इसकी वजह से एक बीमारी पैदा हुई जिसको बिंज वॉचिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लोग लगातार पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंटरनेट और ये स्ट्रीमिंग मीडिया के आने से पहले इब्ने सफ़ी की बिंज रीडिंग होती थी, जिसमें फिर जो वालिदैन थे वो परेशान होते थे। हर वक्त तुम्हारे हाथ में, जैसे आज कहते हैं ना, हर वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, खाना खाओ, छोड़ो, पढ़ने की तरफ तवज्जो दो। तो उस वक्त जो होती थी किताब होती थी उनकी, जो आ चुकी थी उस वक्त तक वो उनको रिपीट कर करके पढ़ते थे। मज़े की बात क्या है कि जितनी बार आप पढ़ें उसमें वही मज़ा आता है। आप कहानी आपको लगता है पहली दफ़ा पढ़ रही है, हैरत अंगेज चीज़ है। आमद आप कह सकते हैं कि वो आमद का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम सुनते हैं कि अल्लामा इकबाल पर आमद होती थी तो 100 अशार एक रात में नाजिल हो जाते थे। तो इब्ने सफ़ी का भी यही है कि वो आमद होती थी तो फिर कलम रुकता नहीं है, वरना इतनी रफ्तार से इतने सारे नावल लिखना कई साल तक वो बहुत बहुत मुश्किल काम है, और फिर ये कि वो हर शख्स को पसंद आ जाएं। गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन हो या फील्ड मार्शल अय्यूब खान, दोनों ही थे इमरान सीरीज के कदरदान। ये खत देखिए, अब्दुल कदीर खान ने स्पेशली इब्ने सफ़ी के लिए लिखा था। बल्कि साबिक भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने इमरान सीरीज का एक नॉवेल खुद शाया करवा दिया। वो कौन सा था ये जिक्र आगे करूंगा। अब उनके नॉवेल्स हिंदी बंगला ही नहीं बल्कि और भी कई जबानों में तर्जुमा होकर शाया हो रहे थे। बल्कि उस वक्त की मशहूर क्राइम फिक्शन लिखारी अगाथा क्रिस्टी तो इब्ने सफ़ी को बर्र-ए-सग़ीर का वाहिद असल मुसन्निफ करार दे रही थी। उस दौर में हर सफ में इब्ने सफ़ी ही इब्ने सफ़ी था। दानिश्वर, प्रोफेसर, सियासतदान, अदीब, नक्काद, फिल्मसाज, फिल्म स्टार सब इब्ने सफ़ी के कलम के दीवाने हुए जा रहे थे। बल्कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो भी उनके नॉवेल खरीदते और किसी से पढ़वा कर सुनते। जो नॉवेल ना खरीद पाता वो किराए पर लेकर पढ़ लेता। जेंजी को समझाने के लिए मेंशन कर दूं, उनके नॉवेलों की शोहरत ऐसी थी जैसे इस दौर में नेटफ्लिक्स, या शायद उससे भी कई ज्यादा। ये शोहरत देखते हुए इब्ने सफ़ी ने दावा किया कि उनके लिखे उर्दू नॉवेल अंग्रेजी समेत दुनिया के सारे जासूसी नॉवेल्स को पीछे छोड़ गए हैं। कुछ समझ आया? अरे भाई, वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। हर तरफ उर्दू लिटरेचर की वाह थी। मगर दूसरी तरफ उर्दू अदब के नक्कादों ने इब्ने सफ़ी को फुल इग्नोर कर दिया। हालांकि वो खुद भी इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़ा करते थे, लेकिन अगर कोई उनके सामने इब्ने सफ़ी का जिक्र कर देता तो आग लग जाती। वो बड़ी हकारत से कहते कि इब्ने सफ़ी का अदब में तो कोई मकाम नहीं। इसलिए उस दौर में अदब पर जितनी भी किताबें लिखी गईं, इब्ने सफ़ी का कहीं नाम नहीं मिलता। अदबी सर्कल ने तो उनको एक कॉर्नर कर दिया था कि जी ये इनका ताल्लुक अदब से नहीं है। वहीं पर मास लिटरेचर जितना भी हम देखते हैं वो स्टैब्लिश ही इन्होंने किया है पाकिस्तान में भी और इस पूरे खित्ते में। चाहे वो कोई लिबरल हो, चाहे वो कोई कंजर्वेटिव हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे मुजाहिद हो, चाहे कोई भी किसी भी तबके का, किसी भी स्टार्ट ऑफ सोसाइटी का इंसान है, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के सभी पढ़ते थे। आप अगर अदब लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भाई मैं वो अदब लिख रहा हूँ जो लाखों लोगों तक पहुँचता है, उनके दिल में उतरता है। मैं चंद 100 या चंद हज़ार की, चंद 100 किताबों के एडिशन पर क्यों मैं दूर रह जाऊँ? सिर्फ ड्राइंग रूमों के लिए क्यों लिखूँ? मैं उनके लिए क्यों ना लिखूँ जो अवाम है। और इत्तेफाक ऐसा था कि जो उन्होंने लिखा वो अवाम ही नहीं, ख़वास में भी उतना ही मकबूल हुआ। तो उसके लिए जैसे खुर्रम अली शफ़ीक़ साहब ने इस्तिलाह निकाली। उन्होंने कहा कि ये जमहूरी अदब है। जो
माशरे के तमाम तबकों में यकसा पसंद किया जाता है। इब्न सफ़ी को उस ज़माने में सभी पढ़ते थे, एतराफ़ कोई नहीं करता था जो इंटेलेक्चुअल्स वग़ैरह हैं। आप अगर देखिए तो इब्न सफ़ी ने 1952 में लिखना शुरू किया है, 1980 में उनकी वफ़ात हुई है। आप 2008 तक आ जाइए, इस पूरे अरसे में उर्दू अदब पर जितनी तहरीरें लिखी गई हैं, उर्दू अदब की जितनी तारीख़ें लिखी गई हैं, कहीं आपको इब्न सफ़ी का ज़िक्र नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनकी वफ़ात के बाद एक आध लोगों ने लिखा, तो ये एक महाज़ बना रखा था कि हमने एक्नॉलेज नहीं करना कि इब्न सफ़ी भी कोई लिखने वाला है। उन्होंने सिर्फ चंद लोगों को समझ लिया था, कृष्ण चंद्र, बलवंत सिंह, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर बाद में आई ज़रा, कि ये अदीब हैं। और बाकी जो इस किस्म की चीज़ें लिखते थे क्राइम पे, डिटेक्शन पे, उन्हें वो घास नहीं डालते थे, और पता नहीं क्यों, और पढ़ते थे उन्हें, चूँकि वो इतनी दिलचस्प चीज़ें होती थी। तो ये एक रवैया था जो मुझे सबरंग में भी जिसका अंदाज़ा हुआ। असल में ये लोग अभी मानते नहीं हैं, कुछ अरसे के बाद देखिए कि उनकी क्या हैसियत होगी। अब भी रफ्ता रफ्ता ये बात, यानी आप जो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू आप सन 60-65 में नहीं कर सकते थे, अब कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इब्न सफ़ी साहब का शोरा अब दूर दूर तक जा रहा, फैल रहा। हमारे भी बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि उनके उस दौर का जो जिया है उस दौर को वही जानता है कि इब्न सफ़ी का एक शहर था जिससे कोई भी नहीं बचा। आपको फिल्म शोले का ये कैरेक्टर याद है ना? जी हाँ, गब्बर सिंह। और दूसरा मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। अब आप सोचेंगे कि इन कैरेक्टर्स का इब्न सफ़ी से क्या ताल्लुक? जनाब, अगर इब्न सफ़ी ना होते तो ये कैरेक्टर्स ही ना होते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एतराफ़ खुद फिल्म राइटर जावेद अख्तर ने किया। उन्होंने ये माना कि इब्न सफ़ी के नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर ये कैरेक्टर्स तख्लीक किए। खौफनाक इमारत का एक सीन है जिसको फिर उन्होंने वो जो जय और वीरू दो किरदार थे शोले में, उन्होंने उसमें दिखाया कि वीरू का रिश्ता लेके जाते हैं जय साहब ने, अमिताभ साहब धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाते हैं, और जो लड़की की वालदा होती है तो उसको वो बता रहे होते हैं। उसमें वही था कि मतलब ज़्यादा नहीं है, कभी कभी पी लेता, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। तो शराब भी पीने लगे हो? वो क्या अर्ज करूं, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पियो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो पिलाए बगैर मानती नहीं। ला हौला वला कुव्वत। तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। अब आप ही फरमाइए, जब कोई शरीफ लड़की न मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई शरीफ लड़की मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत भेज देता हूँ। जितने भी राइटर्स आए इब्न सफ़ी के ज़ेर असर हैं। जितने भी राइटर्स ने इस खित्ते में लिखा है वो कहीं ना कहीं वहीं से बोरो कर रहे हैं। कोई एक नई कहानी किसी के भी पास शायद ना आई हो। और जहाँ तक रही बात ये वहीद मुराद की, या सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री नहीं है, 60s 70s 80s का आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देख लें और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, दोनों ही में आपको इब्न सफ़ी का सिग्नेचर मिल जाएगा। जावेद साहब बरमला इस बात का इजहार करते हैं अपनी इंटरव्यूज़ में कि उनको इब्न सफ़ी बहुत पसंद थे और वो उनके एविड रीडर थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगर उनको ना पढ़ता तो लार्जर देन लाइफ नेगेटिव कैरेक्टर्स मोगैम्बो और गब्बर की तरह से नहीं बना। तो वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहने में। तो ये बड़ी बात है, एक आदमी जो किसी चीज़ का एतराज़ करता है इस तरह का, वो उससे उसकी बड़ाई में इजाफा ही होता है। सिर्फ इंडियन फिल्म्स ही नहीं, इब्न सफ़ी के नॉवेलों की झलक उस दौर में पाकिस्तानी पर्दे पर भी नजर आई। मुझे फिल्म अरमान याद आ गई, जिसमें चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद जासूसी दुनिया के सार्जेंट हमीद बने हुए नजर आए। वहीद मुराद की पहली फिल्म एज हीरो थी, अरमान से भी पहले हीरो और पत्थर, वो लिखी थी इकबाल हुसैन रिजवी साहब ने। उन्होंने खुद मुझे बताया है कि उन पर सबसे ज़्यादा असर जिस मुसन्निफ़ का था वो इब्न सफ़ी थे। फिर अरमान को अगर आप देखिए तो उसमें शुरू में जो कोको कोरीना है, बिल्कुल वो जो उसमें वो जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पर वहीद मुराद का कैरेक्टर जो नासिर है,
वो बिल्कुल कैप्टन हमीद वाला हिसाब है नाइट क्लब में। आप यूँ समझें कि हमीद का किरदार वहीद मुराद के टिपिकल किरदारों की सूरत में ट्रांसलेट हो गया। दूसरे हमने देखा वहीद मुराद ने अपनी एक फिल्म जो खुद डायरेक्ट की थी, इशारा, उसमें उन्होंने बेवाकों की तलाश का एक सीन जो है उसको इस्तेमाल किया, जिसमें जो हीरोइन है वो खुद उसमें दीबा थी और वहीद मुराद थे, तो अपने नानी और वालदा को तंग करने के लिए किसी लड़के की तरफ से ख़त लिख के इस तरह उन तक फेंक देती है, तो उनको मिल जाता है कि मैं आऊँगा और मिलने के लिए तुमसे रही हूँ। उसमें सबीहा नाम की किरदार था बेवाकों की तलाश में, वो भी ऐसे ही ख़त लिखती है और उसको तंग करने के लिए अपनी वालदा और नानी को वो फेंकती है, और वो इत्तेफाक से वहाँ वहीद मुराद साहब आते हैं, यहाँ पे इमरान फंस जाते हैं, इनको भी बंद कर दिया जाता है, उनकी भी ठुकाई होती है। तो पूरा का पूरा सीन उन्होंने जो है उसको उस मूवी में, इशारा में उन्होंने उतार लिया। हाँ, याद रखिएगा अभी तक उस राज से पर्दा नहीं उठा कि मैंने खुद को इब्ने सफ़ी के तख्लीक करदा खुफिया इदारे का जासूस क्यों कहा। बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझिए कि जिस तरह हम रफ्तार पर कोशिश करते हैं कि आपके एक एक कमेंट का जवाब दें, लेकिन ये फिर भी आसान है। सोचिए इब्ने सफ़ी के लिए कितना मुश्किल होता होगा अपने फैंस के हर खत का जवाब देना। आफरीन है भाई। इन्हीं में से एक ट्रक ड्राइवर का खत भी था जिसे लिखना नहीं आता था, मगर उस फैन ने फिर भी अपना पैगाम इब्ने सफ़ी को किस तरह पहुंचाया, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है। उस खत के अंदर उसने ये लिखा कि मैंने कई लोगों से खत लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह नहीं लिखते जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो अब ये जिन साहब ने लिखा था, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने मुझसे जैसा कहा है वैसे ही लिखवा रहा हूँ मैं। तो वो यूँ अपना मड़ा इब्ने सफ़ी करके उन्होंने ख़त लिखा, हमारा फरीद हमीद किधर कल्टी का आया, उस तरह करके उन्होंने लिखवाया। ट्रक ड्राइवर वो अपनी ज़बान में लिखवा रहा है, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से उसने लिखा, और उसके बाद उसने लिखा कि आप बड़े लोग हो, आप गाड़ी चलाता है, अच्छा चलाता है, आप नावल लिखाता है, अच्छा लिखाता है, तो आप लेकिन हमारा जवाब काहे को देंगे। मतलब इस तरह करके उन्होंने कुछ लिखा कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप बड़े। तो उन्होंने उसका जवाब दिया एक नावल के पेशरस में, और उन्होंने उसको कहा बड़े मज़े से उसका लिखा कि एक ट्रक ड्राइवर ने उसी ज़बान में ख़त लिखा है जैसे कि वो होता है। वो मेरे पास महफूज है, अगर आप कहेंगे तो बाद में मैं उसको आपको पेश भी कर दूँगा कॉपी। तो उसने ये कहा कि उसके लिए अब्बू ने ये कहा कि नहीं, हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर एक अपनी जगह रह के अपना अपना काम कर रहा है। आप गाड़ी चलाते हैं और अच्छी चलाते हैं, मैं आपको तफरीह फराहम करता हूँ, आप मेहनत करते हैं, मैं तफरीह फराहम करता हूँ आपको, दोनों अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी यानी वो थी, वो हर एक के ख़त का जवाब देते थे। अब इब्ने सफ़ी की ज़िंदगी में फिर एक मोड़ आने वाला था। ये वो वक्त था जब उनके कलम को ब्रेक लग गया, और उनसे जेलिस होने वाले, उन्हें अदबी ना समझने वाले अब उन्हीं के नाम पर अपनी जेबें भरने खड़े हो गए। हुआ यूं कि नॉवेलों का सिलसिला शुरू होने के सिर्फ 7 साल बाद ही, यानी 1959 में इब्ने सफ़ी बीमार पड़ गए और 3 साल तक बीमार रहे। एक साइकोलॉजिस्ट मुझे मिले थे न्यूयॉर्क में, डॉक्टर थे वो, उन्होंने मुझे ये कहा कि बाज़ दफ़ा जब जहन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मोड में बहुत ज़्यादा तख्लीक हो रही है, तो वो करता रहता है, एकदम से अपने आप को शट डाउन कर लेता है। अब अब्बू उस वक्त 4 नॉवलें महीने में लिख रहे थे, आ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव थे और इतना ज़्यादा, और ज़ाहिर है कि कोई भी किताब बेस्ट सेलर से कम नहीं थी, आज तक बिक रही। तो कोई किताब ऐसी तो नहीं है कि यार ये नहीं बिकी है, ये फुस हो गई, या फिर सारे नॉवल एक जग से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या लेवल होगा उसका प्रोडक्टिविटी का। तो उनका एकदम शट डाउन हो जाता है। मैंने कहा हाँ, फिर वो एक 3 साल का अरसा था जिसमें वो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं लिख सकते थे, ज़्यादा सोशल इंटरेक्ट नहीं करते थे। एक अजीब उन पे वो, मैं तो उसी दौरान में पैदा हुआ था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे बहन भाई या मेरी वालदा बताती थी, तो वो एक अपनी दुनिया में हो गए थे वो। फिर ये हुआ कि हकीम इकबाल हुसैन साहब का उन्होंने इलाज किया और एकदम एक दिन ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हकीम के इलाज से नहीं हुआ था, बल्कि जहन अपने आप को एक वक्त में जाके खुद ही आज़ाद कर देता है। सेहतियाब होने के बाद खुद इब्ने सफ़ी ने अपनी बीमारी को कुछ इस अंदाज में बयान किया। बीमारी की इब्तिदा नर्वस ब्रेकडाउन से हुई थी।
फिर याददाश्त पर असर पड़ा और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर शदीद किस्म के कल्बी दौरे पड़ते रहे। उधर याराने तरीक़त थे कि तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे। इब्ने सफ़ी पागल हो गया है, काटने दौड़ता है, इब्ने सफ़ी ने पीने की हद कर दी थी। हालांकि मेरी 7 पुश्तों में भी कभी किसी ने ना पी होगी। फिर खबर उड़ाई गई कि इब्ने सफ़ी का किसी से इश्क चल रहा था। उसने बेवफाई की, दिल शिकस्ता होकर गोशा नशीन हो गया। हालांकि घटिया किस्म के इश्क का तस्वुर मेरे लिए मज़े का खेज है। आखिरी इत्तला ये थी कि इब्ने सफ़ी का इंतकाल हो गया। इस खबर पर सचमुच उसी तरह जी भर आया जैसे मैं खुद ही अभी अभी इब्ने सफ़ी को मट्टी देकर वापस आया हूँ। उड़ाने वालों ने सिर्फ ये अफवाहें ही नहीं उड़ाई, बल्कि इब्ने सफ़ी के परिस्तारों में अपना चूरन बेचने की कोशिश भी की। 3 सालों में बहुत से लोगों ने उनके नॉवेल्स गैर कानूनी तौर पर शाया किए। बाज़ पब्लिशर्स ने नॉवेल्स के नाम बदल कर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि इब्ने सफ़ी की इजाज़त के बगैर उनके किरदारों फरीदी, हमीद और इमरान की कहानियां भी लिखना शुरू कर दी। इब्ने सफ़ी के सेहतियाब होने के बाद उनके नक्कालों की तादाद इतनी हो चुकी थी कि उन्हें शुमार करना भी मुश्किल था। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। ख़ासतौर पर इब्ने सफ़ी का किरदार अली इमरान शायद सारी दुनिया के अदब में वाहिद मिसाल हो कि अब तक 200 से ज़्यादा मुसन्निफ़ीन उसके किरदार पर तबाज़माई कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5000 के करीब नकली इमरान सीरीज़ पेश की जा चुकी हैं। लेकिन दाद दीजिए इब्ने सफ़ी के कलम को, आज भी असल अलग ही नज़र आता है और नकल अलग। मतलब नक्काल इब्ने सफ़ी के असल के करीब भी नहीं पहुंच सके। सेहतियाबी के बाद इब्ने सफ़ी का कलम दोबारा स्याही में डूबा तो बुक स्टॉल्स पर रश लग गया। उस वक्त इमरान सीरीज का नॉवेल 1.5 मतवाले ने फरोख्त के नए रिकॉर्ड्स बना लिए। ये वही नॉवेल है जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। साबिक भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने उसे इंडिया में शाया कराया था। बहरहाल बीमारी से उठने के बाद इब्ने सफ़ी ने जासूसी दुनिया के मजीद 36 और इमरान सीरीज के 79 नॉवेल्स तहरीर कर डाले। मजमूई तौर पर उन्होंने जासूसी दुनिया के कुल 124 और इमरान सीरीज के 121 नॉवेल तहरीर किए। जिस तरीके से इब्ने सफ़ी ने जासूसी के हर पहलू को परखा, कोई दूसरा ना कर पाया। इसीलिए कहा जाता है कि इब्ने सफ़ी वो शख्सियत थे जो ISI के अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लेक्चर दिया करते थे। बात यही कि उनको लेक्चर्स के लिए इनवाइट तो किया जाता था। इस्लामाबाद वो जाते थे, जो नए रिक्रूट्स होते थे उनको जो कहलाता है मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, यानी जो सुरागसी के तरीक़े हैं उनके ऊपर वो करते थे। मुझे खुद हैरत हुई थी कि ये सवाल कभी किसी बड़े ने नहीं पूछा। एक 9 साल के बच्चे जो मेरा होता है, मेरे भांजे का बेटा अली का, मिकाइल, उसने मुझसे पूछा। उसने कहा दादा तू तो एक कहानी लिखने वाले आदमी थे, राइटर थे, तो उनका एजेंसीज से क्या था? एजेंसीज क्यों उनको बुलाती थी, उनसे क्यों बात करती थी? तो इसमें वो जवाब छुपा हुआ है जो आमतौर पे लोगों के ज़हनों में होता है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मैंने उसको ये समझाया कि दादा अब्बू जो थे उनको चूँकि लोगों की शख्सियत का और ख़ास तौर पे इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं या जासूस होते हैं, या उनकी माइंडसेट का पता था कि ये किया तो आप क्या करेंगे, ये किया तो आप क्या होगा। 2-3 चीज़ें देख के वो अंदाज़ा कर सकते थे कि अगली मूव क्या होगी उसकी। ये भी एक फैक्ट है कि भारत में जासूसी दुनिया और पाकिस्तान में इमरान सीरीज ज्यादा मकबूल रही। इमरान सीरीज का कैरेक्टर अली इमरान वैसे तो अहमक लगता है, मगर उसकी हिमाकतों में भी हिकमत के खजाने छुपे होते हैं। हमसे लव करना मांगता कि नहीं? सुअर का बच्चा! मेरे कदम! इमरान जरूरत पड़ने पर हद से ज्यादा खतरनाक भी हो जाता था। तुमने खंजर निकाला अल्फांस से? आओ, आओ, मैं तुम्हें उसी तरह मार दूंगा जैसे तुमने अभी थ्रीसिया के लिए कोशिश की थी। होगा ये बहुत बड़ा जासूस, लेकिन मुझसे बड़ा नहीं। अब आप फिर वही सवाल करेंगे कि आप जासूस कैसे हैं, मौज़म नहीं है तो असल नाम क्या है? बताता हूँ। पहले जरा फरीदी साहिब का बता दूं। अहमद कमाल फरीदी इब्ने सफ़ी का अपना आइडियल था, जो खुद भी कानून का एहतराम करता है और दूसरों से कानून का एहतराम कराने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। मुझे ऐसे ही शिकारों पर हाथ डालने में लुत्फ आता है जिनका शिकार नामुमकिन हो। मेरा बस चले तो तुम्हें सिसका सिसका कर मारूं। तुम्हारे मुजालिम की हद नहीं थी। मुल्क के गोशे गोशे में तुम्हारे शिकारी कुत्ते बिखरे हुए थे, जिनका काम था कि तुम्हारे लिए लड़कियां मुहैया करें। शायद फिरौन भी तुम्हारा नाम सुनकर कान पकड़ ले। और तीसरा कैरेक्टर काफी होशियार और शायराना तबीयत, रंगीन मिजाज, जिसकी तरबियत खुद अहमद कमाल फरीदी ने की। मगर खुद फरीदी साहिब भी बाज वक्त उसकी हरकतों पर दंग रह जाते। मैं किसी और की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं हूं सार्जेंट हमीद। इस जंग का हीरो मैं हूं,
सार्जेंट हमीद जिंदाबाद। असल में इब्ने सफी की जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज पर तारीख में पहली बार बाकायदा ऑडियो फिल्म्स बनाई गई हैं, जिसमें इस खाकसार ने बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट सार्जेंट हमीद का कैरेक्टर अदा किया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर गोया ऐप इंस्टॉल करके सुन सकते हैं। बाय द वे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट्स भी पिन कर दिया है। लिटरली मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मजा आया और यकीन कीजिए उससे ज्यादा मजा आपको सुनने में आएगा। इन कहानियों में जैसे हर किरदार की एक अपनी पहचान है या अपनी आवाज़ है, वैसे ही ऑडियो फिल्म्स के अंदर भी आपको ये ऑडियो बुक की तरह से एक नरेशन की फॉर्म में नहीं मिलेगी। अगर 12 किरदार हैं, 20 किरदार हैं, 50 किरदार हैं, तो वो हर किरदार एक अलग अलग आर्टिस्ट है जो बोलता है। उसका म्यूज़िक ओरिजिनल होता है, उस पर साउंड इफ़ेक्ट्स का एक अलग काम है। तो एक कंप्लीट आपको ऑडियो फिल्म का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि आप मतलब आपकी तसव्वुर की खिड़की खुली हुई है और आपको सुनाई दे रहा है सब। मुकम्मल फिल्म सुनने को मिलेगी। इब्ने सफी के नॉवेलों की एक खास बात यह भी है कि उनके मरकजी किरदार के साथ सानवी किरदारों से भी लोग एक जज्बाती ताल्लुक महसूस करते थे। अलबत्ता उनके नॉवेल्स के विलन भी लार्जर देन लाइफ हैं और दुनिया के अदब में शायद ही किसी और मुसन्निफ के यहाँ इतने बड़े विलन इतनी बड़ी तादाद में मिल सके। पूरे बर्रे सगीर के मुआशरे के जिस तरह के किरदार पेश किए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। यानी आपको बिल्कुल सड़क पर झाड़ू लगाने वाले का एक किरदार भी किसी नॉवल में कोई अहम साइड कैरेक्टर के तौर पर आपको मिल जाएगा। ये इतना बड़ा कैनवस किरदारों का, मौज़ूआत का, सिचुएशंस का, लोकेशंस का, और मैं नहीं समझता कि उर्दू के किसी भी और नॉवल निगार के यहाँ हो। इब्ने सफी का यह दावा बिल्कुल दुरुस्त नजर आता है। वो कहते थे, हयात और कायनात का कौन सा ऐसा मसला है जिसे उन्होंने अपनी किसी न किसी किताब में ना छेड़ा हो। लेकिन हाँ, मेरा तरीक़ा कार हमेशा आम रविश से अलग थलग रहा है। मैं बहुत ज्यादा ऊंची बातों और 1000 एडिशन तक महदूद रह जाने का कायल नहीं हूं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, लेकिन इब्ने सफी जिस मसले को छेड़ते थे उसका हल भी जरूर पेश करते थे। अलबत्ता आज भी वो सॉल्यूशंस पहले से ज्यादा जरूरी और काबिले अमल दिखाई देते हैं। फिर आउट हो गए हमीद, घर चलो, चलो घर। आया फरीदी साहिब, मैं चलता हूं।